हाँ जी, कैसे हो? नमस्कार साथियों, आभार, इस्तकबाल, अभिनंदन आप सभी का हमारी प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ मैं। आज हम एक नई जो मुहिम चला रहे हैं, पशु प्रीचर के लिए जो भी हम कंटेंट आपके पास लेकर आ रहे हैं, इसमें हम अब डेली जो है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के हम अपने इसी टाइम पर क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आए हैं आपके बीच में। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक हम एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की बात करेंगे। देखो, पढ़ना कि थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको भी ये पता होगा कि केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आपको तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे, ज्यादा से ज्यादा आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा। आपने एक मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझे, तो आप एक टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद में जब आप उसके क्वेश्चनों को देखोगे, तो क्या आपके क्वेश्चन सही सारे सही हो जाएंगे क्या? जबकि आपने उसकी थ्योरी पूरी पढ़ दी, लेकिन क्वेश्चनों की लैंग्वेज, क्वेश्चन पूछने का तरीका, ऑप्शन पे डिपेंड, सारी चीजें, ये एक सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें उसके चैप्टर से यानी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितनी अधिक मात्रा में हम निकाल सकें, अपने को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को निकालना चाहिए। उसी आधार पे हम एमसीक्यू की क्लास लेकर आए, जिसमें हम पूरी व्याख्या सहित जितने क्वेश्चन, जितने आपसे जो चीजें पूछी जा सकती है, वो चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो अब हम करते हैं अपनी पहली क्लास आज, इसका आगाज। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग, इसी समय हम रोज मिलेंगे और सारी जो चीजें आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी जो मिलेंगी, वो मिलेगी प्लस एकेडमी जो है सीकर के नाम से चैनल, प्लस एकेडमी। और ये प्लस एकेडमी जो चैनल है, इस पर आपको क्या मिलेगी, सारी की सारी जो पीडीएफ वगैरह है, जो भी ऑफिशियल डाटा वगैरह है, जो भी ऑफिशियल न्यूज वगैरह है, जो भी जो क्वेश्चन वगैरह है, क्यूज वगैरह हम डालते हैं, वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। तो आप प्लस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्या हो, जो भी क्लासों का शेड्यूल वगैरह हो वहां पर आपको जानकारी मिल जाए। चलो अब हम करते हैं अपनी क्लास का आगाज, और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर करवाया गया था। तो महाराणा सांगा ये मेवाड़ का शासक था। किसका शासक था? तो मेवाड़ शासक था महाराणा सांगा। किस मेवाड़ में कौन सा वंश था? तो गुहिल वंश था। कौन सा वंश था? गुहिल वंश था, है ना। मेवाड़ में कौन सा वंश था भाई? गुहिल वंश था। आपको ये चीजें भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। संस्कार, इसका दाह संस्कार देखो, सांगा की मृत्यु जब होती है, कब होती है? 30 जनवरी 1528 को। कब होती है? 30 जनवरी 1528 को। कहां पर होती है? यूपी में एक क्षेत्र पड़ता है काहपनी। कौन सा? कालपी क्षेत्र। और यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। किससे युद्ध करते हुए? खानवा का जब युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में हार गया था कौन? राणा सांगा। उसके बाद में जो सैनिक थे, उन सैनिकों के द्वारा, जो इनके सरदार थे, उनके द्वारा इसको जहर दे दिया जाता है, और वहां पर इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है ना। और जहर कहां दिया जाता है? देखो, अब इनका जो मृत शरीर था, तो मृत शरीर का दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां किया गया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और वहां पर राणा सांगा की कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? तो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? तो 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। बसवा दोसा की बात करें तो यहां पर राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चबूतरा। तो चबूतरा बना हुआ है कहां पर? बसवा दोसा में। खानवा का जो युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ कब था? 1527 को हुआ था ना। और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में आप याद करना, जो उड़ना राजकुमार है, उस उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है ना, उड़ना राजकुमार। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कि राणा सांगा का जो दाह संस्कार किया गया था वो कहां पर किया गया था? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, चांपानेर की संधि किन के बीच में हुई थी? किन किन राज्यों के बीच में हुई थी? तो चांपानेर की संधि, थोड़ी सी बात कर लें। चांपानेर की संधि हुई कब थी भाई? चांपानेर की संधि तो आप कहोगे सर 1456 को हुई थी। कब हुई थी? 1456 को। किन किन के बीच में हुई थी? तो दो रियासत, जो राज्य हैं, एक तो आपका है गुजरात और एक आपकी मालवा। एक राज्य कौन सा है? मालवा। मालवा का शासक कौन था? तो महमूद खिलजी
फरतम। कौन था? महमूद खिलजी फरतम। गुजरात का कौन था? कुतुबुद्दीन अहमद शाह। कौन था? तो कुतुबुद्दीन अहमद शाह। अरे कुतुबुद्दीन अहमद शाह दोनों मिलकर, अहमद खां, कुतुबुद्दीन अहमद खां और मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक संधि करते हैं। उस संधि का नाम है चांपानेर की संधि। और ये संधि किसके विरुद्ध होती है? तो राणा कुंभा के विरुद्ध होती है। किन के विरुद्ध होती है? तो राणा कुंभा के विरुद्ध ये क्या होती है? संधि होती है। ठीक है ना। अब देखो कुंभा की बात करूं तो कुंभा जो है, ये कुंभा कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक है। कुंभा ने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और ये सारंगपुर का युद्ध होता कब है? तो 1437 को होता है। और इस युद्ध होता किनके बीच में है? तो कुंभा और महमूद खिलजी फरतम के बीच में। महमूद खिलजी कहां का शासक? मालवा का शासक। कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के अंदर महमूद खिलजी फरतम को हरा दिया था, जिस कारण से यहाँ पर इस कुंभा की क्या हुई? जीत हुई। और जीतने के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो 9 मंजिला भवन है। तो यहाँ पर देखो मेवाड़ और गुजरात नहीं, मेवाड़ और मारवाड़ नहीं, मालवा व गुजरात इन दोनों के मध्य हुई थी। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चंदेल शासक था वो कौन था? परमर्दी देव चंदेल था। कौन था? परमर्दी देव चंदेल। और इस परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे। क्या नाम था? आला व उद्दल। क्या नाम था? आला व उद्दल। और इस परमर्दी देव चंदेल के साथ में एक युद्ध होता है, महोबा या तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध? महोबा, महोबा या तुमुल का युद्ध। और इस महोबा या तुमुल के युद्ध में इसने क्या कर दिया था? इसको हरा दिया था। और हराने के बाद में यहां पर अपना जो प्रशासक बनाया था, वो प्रशासक बनाया था किसको? पुंजुन राय को। किसको? पुंजुन राय को ना। किसने बनाया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। और पृथ्वीराज तृतीय किसका बेटा था? सोमेश्वर चौहान का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय की जो माता थी, इसकी माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी था। क्या नाम था? कर्पूरी देवी था। और ये अंतिम हिंदू सम्राट था। दिल्ली प्रशासन करने वाले व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जो एक पास घोड़ा था, उसका नाम था नाट्यरंबा। कौन सा घोड़ा था? नाट्यरंबा। ये जो इनकी पत्नी थी, संयोगिता नाम था ना। पत्नी कौन सी थी? संयोगिता। आसपास के सभी राजाओं को हरा दिया था। तो नीति कौन सी अपनाई थी इन्होंने? दिग्विजय, यानी आसपास के राजाओं को हराकर शासन करना। तो ये बात थी, है ना। जयचंद जो था ये कन्नौज का शासक था। कहां का था? कन्नौज का। और इस जयचंद की पुत्री कौन थी? तो इसकी पुत्री का नाम था कौन? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना ना। ठीक। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? देखो अजमेर जो शहर है, अजमेर शहर को बसाया किसने था? तो इसको बसाया था अजय राज ने। किसने बसाया था? अजय राज ने। कब बसाया था? 1113 ईस्वी में बसाया था सर। अजय राज कौन था? तो अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला। तो अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना की किसने? अजय राज ने की थी। यह भी ध्यान रख लेना, है ना। अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना की। अजमेर में एक दुर्ग भी बनवाया था। इस दुर्ग का नाम क्या था? अजय मेरू। कौन सा दुर्ग था? अजय मेरू। से आगे चलकर क्या कहा गया? तारागढ़ दुर्ग। क्या का नाम पड़ा? तारागढ़। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया जो था उड़ना राजकुमार, उसकी जो पत्नी थी तारा सोलंकी, वो तारा सोलंकी यहाँ पर रहती थी, जिस कारण से इस दुर्ग का क्या नाम पड़ गया था? तारागढ़ दुर्ग पड़ा, है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर कौन था इस शहर का, जो अजमेर शहर का संस्थापक? तो अजय राज था ना। अजय राज। वासुदेव जो है ये चौहानों का संस्थापक है। चौहानों का संस्थापक, ये जो है चौहानों का संस्थापक है। कौन है? तो ये वासुदेव। चौहानों की स्थापना की है, इसका उल्लेख, और इसने एक सांबर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? सांबर झील का निर्माण करवाता है कौन? वासुदेव। जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख में मिलती है कि बिजोलिया अभिलेख के तहत सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है? वासुदेव चौहान कराता है। 551 ईस्वी के आसपास में करवाता है। और वासुदेव चौहान ने सांबर में सबसे पहले चौहानों की क्या की थी? चौहान राजवंश की स्थापना की थी, है ना। ये भी ध्यान रखना। अर्णोराज के बारे में एक जानकारी मिलती है कि पुष्कर में एक मंदिर बनवाया था, पुष्कर, और इस मंदिर का नाम था वराह मंदिर। कौन सा मंदिर है? वराह मंदिर बनवाया था ना। ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है।
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान था। कौन था? हमीर देव चौहान। और कहां का शासक था? रणथंबोर का शासक था। इस रणथंबोर शासन जब अटैक किया था तो इस अटैक में एक व्यक्ति मारा गया था, नुसरत खां। कौन सा मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, एक तो उल्लुग खां और एक नुसरत खां। उल्लुग खां तो यहाँ का क्या बन जाता है बाद में? प्रशासक। लेकिन इस नुसरत खां यहाँ पर क्या हो जाती है? मृत्यु। तो रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा सेनापति था जो मारा गया था? तो नुसरत खां मारा गया था। ध्यान रख लेना, है ना। रतिपाल, रडमल और रतिपाल ये क्या कर लेते हैं? इस हमीरदेव चौहान के साथ में विश्वासघात कर लेते हैं। और भीम सिंह और धर्म सिंह जो है, ये जब इस दुर्ग पर अटैक करता है जब अलाउद्दीन खिलजी पहले, तो जो भीम सिंह है, ये भीम सिंह तो क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। और धर्म सिंह जो है, इस धर्म सिंह को अंधा करवा देता है। कौन? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और रणथंबोर में साका कब होता है? तो 1301 ईस्वी में। यानी सर्वप्रथम जब साका होता है तो वो कहां होता है? यहाँ पर रणथंबोर में होता है। राजस्थान का प्रथम साका होता है। राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रणथंबोर वाले दुर्ग में। और सेनापति कौन, शासक कौन था रणथंबोर का? हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, एक तो था मोहम्मद शाह और एक था केहबरू, वो भागकर आ गए थे। कहां पर? हमीर देव के पास में। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कहा कि आप जो हमारे भगोड़े सेनापति हैं इनको हमारे पास भेज दो, तो हमीर देव ने मना कर दिया कि हमारे पास में ये क्या है? शरण लिए हैं। इस शरणागत की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। तभी तो इस हमीर देव के बारे में कहा जाता है कि सीहन सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर अपने हट के लिए जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। देखो, जोधपुर का जो शासक था वो कौन था भाई? जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। और यहाँ का जो एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट था, वो कौन था? तो वो था मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। और इस मेक मोशन की साथ में लड़ाई होती है किसकी? आउवा जो था, आउवा। इस आउवा का एक ठाकुर होता है कुशाल सिंह, और इस कुशाल सिंह के साथ में लड़ाई होती है। और जिस लड़ाई में ये क्या होते हैं? लड़ते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। कौन? मेक मोशन। कौन लड़ते हैं? मेक मोशन, है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप, है ना। और यहाँ पर जो शासक था वो कौन था? तख्त सिंह था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह था। सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जसवंत थड़ा। और इस जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा का। निर्माण कौन करवा रहा है? सरदार सिंह। क्यों करवा रहा है? इस सरदार सिंह का पिता था जसवंत सिंह, वो मर गया था, तो इस जसवंत सिंह की याद में इसने निर्माण करवाया किसका? जसवंत थड़ा का। और जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। कांटल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो प्रतापगढ़ में है। और एक याद रखना, हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबली मिणी के महल को, जो कोटा में। ये चीज भी आप ध्यान में रख लेना, है ना। ठीक। और ये मान सिंह जो था ये नाथ संप्रदाय का था ना, इसने एक मंदिर भी बनवाया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? देखो, विजय सिंह पथिक जो है इसका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। और ये विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इस बिजोलिया किसान आंदोलन में भी जुड़ता है। और एक आंदोलन आपका पड़ता है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन, इसमें भी जुड़ता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, एक आयोग आया था ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग आया है? ट्रेंच आयोग। आया कब है? तो 1923 में आया। कब आया? 1923 में। इस ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर इस भूप सिंह को, यानी विजय सिंह पथिक को क्या किया था? 1923 में बंदी बनाकर 1927 तक इसे कैद रखा था। कहां पर? मेवाड़ जेल में जो कैद रखा था। किस आयोग की सिफारिश पर? तो ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर। ट्रेंच आयोग आया कब है? 1923 में आया। किसने कैद किया है? तो विजय सिंह पथिक को कैद किया है। आपको ये चीजें भी ध्यान रखना। और इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह था ना। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल को यातनाएं देने के परिणाम स्वरूप बरेली में मृत्यु हो गई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो होता प्रताप सिंह बारट। कौन था? प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट आया तो बनारस पढ़ने के लिए था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो है इनकी जो मुलाकात होती है वो सचिन सान्याल और आपके एक रास बिहारी बोस है, इनसे होती है। और इनसे होती है तो ये बाद में क्या होते हैं? क्रांतिकारियों से जुड़ जाते हैं। ध्यान में रखना, ये बनारस आए थे पढ़ने के लिए।
और इनकी जो मुलाकात होती है वो रास बिहारी बोस और एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है सचिंदर सान्याल। क्या नाम है? सचिंदर सान्याल। इन दोनों से क्या होती है? मुलाकात होती है। उसके बाद में यह क्या हो जाते हैं, इन पे एक ये इनसे जुड़ जाते हैं और इनके बाद में दिल्ली षड्यंत्र केस भी चला था, है ना। इसको बंदी बनाया गया था प्रताप सिंह बारट को लॉर्ड क्लाइवलैंड के द्वारा। लॉर्ड क्लीवलैंड के द्वारा, इस क्लीवलैंड के द्वारा बंदी बनाया गया था। कहां से? तो इसको जोधपुर से बंदी बनाया गया था। और जब जोधपुर से बंदी बनाकर इसको एक जेल पड़ती है बरेली जेल, बरेली जेल भेजा गया था। बरेली कहाँ है? यूपी में। ये बरेली जेल भेज दिया गया था। तब ये क्लीवलैंड इसको यातनाएं देता है और यातनाएं देते हुए इसे ये कहता है कि तुम्हारी माँ रोती होगी, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है यहाँ पर, अगर तू बता देगा कि बाकी तुम्हारे कौन कौन साथ थे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन ये जवाब क्या देता है कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। किसने कहा था? प्रताप सिंह बारट ने कहा था। इस बात से पता चलता है किसका पुत्र था प्रताप सिंह बारट। तो प्रताप सिंह बारट पुत्र था किसका? ये पुत्र था आपके केसरी सिंह बारट का। किसका? केसरी सिंह बारट का ये क्या था? पुत्र था। इसका चाचा जो था वो जोरावर सिंह था। कौन था? जोरावर सिंह। कौन था? जोरावर सिंह था ना। ये भी ध्यान रख लेना कि जोरावर सिंह क्या था? इसका चाचा था। किसका? केसरी प्रताप सिंह बारट का। और इस प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ठीक है ना। तब क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में प्रताप सिंह बारट जैसा पुत्र आज तक नहीं देखा, प्रताप सिंह बारट जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा, क्योंकि इसको इतनी यातनाएं दी गई थी लेकिन फिर भी इसने अपने बाकी साथियों का नाम नहीं बताया। और यातनाएं देने के कारण जो बरेली जेल है इसमें इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, है ना। किसकी? प्रताप सिंह बारट की। प्रताप सिंह बारट को बंदी कहां से बनाया था? जोधपुर से। किसने? लॉर्ड क्लीवलैंड ने बनाया था। ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। देखो मत्स्य संघ की बात करूं तो ये मत्स्य संघ नाम क्यों पड़ा? के एम मुंशी जो था, इस के एम मुंशी के सुझाव पर नाम पड़ा था ना। और इस मत्स्य संघ की जो बात करूं गठन कब हुआ था तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ कौन सा था? प्रथम चरण था ना। कौन सा चरण था? प्रथम चरण था ना। तो ये प्रथम चरण था। देखो एकीकरण की मैं बात करूं तो एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, है ना। 18 मार्च 1948 को स्टार्ट होता है और 1 नवंबर 1956 को तक चलता है। 1 नवंबर 1956 को जो आज हम राजस्थान देख रहे हैं ये राजस्थान बनकर हमारे सामने आता है। कितने चरणों में हुआ? तो सर 7 चरणों में हुआ। कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवड़ा। इन सभी को 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर उसके बाद में जो ये राजस्थान अपना है, वर्तमान राजस्थान, ये अपने को देखने को मिलता है। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। ठीक है। तो इसकी मैं बात करूं तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री की बात करूं, देखो इसमें 4 रियासतें मिलाई गई थी, ए बी सी डी। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। और इसमें राजधानी जो थी अलवर को बनाई गई थी। किसको बनाई गई थी? अलवर को बनाई गई थी। क्या? राजधानी। क्या बनाई गई थी? राजधानी। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री तो शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया था। शोभाराम कुमाऊत। ठीक है ना। तो इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया था? शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया था। इसका उद्घाटन जो किया था वो एनवी गॉडगिल ने किया था। किसने? एनवी गॉडगिल ने किया था ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये चीजें थी। इनका जो नाम है मत्स्य संघ नाम जो है वो किसके संयोग, किसके सिफारिश पर रखा गया था? सुझाव पर रखा गया। के मुंशी। कब बना था मत्स्य संघ का गठन? कब हुआ? 18 मार्च 1948। कितनी रियासतें? 4 रियासतें। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासत। अलवर राजधानी बनाई गई थी। यहाँ पर जो राजप्रमुख जो प्रधानमंत्री बने थे, जो आपके प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? शोभाराम कुमाऊत बने थे। और यहाँ पर जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने किया था। एकीकरण की बात करूं तो एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 18 मार्च 1948 को पहला चरण था और 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण था। इसमें कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया था? 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा वाला। ठीक है ना। चलो अगले शासक, अगर थोड़ी सी बात कर लें कि यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था तो यहाँ पर राज प्रमुख में बात करूं तो राज प्रमुख जो है वो राज प्रमुख बनाया गया था आपका धौलपुर का एक शासक था उदय भान सिंह। कौन था? उदय भान सिंह। इस उदय भान सिंह को पहले चरण में राज प्रमुख
और उपराज प्रमुख की बात करूं तो करेली का एक शासक था जिसका नाम है गणेश पाल। क्या नाम मिलता है अपने को? गणेश पाल। ये करौली शासक गणेश पाल को क्या बनाया गया था? प्रथम चरण जो था मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था। चलो आगे बात करते हैं। वृहद राजस्थान की राजधानी थी। देखो वृहद राजस्थान जो है इसका गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था, है ना। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी बनाई गई थी जयपुर, क्योंकि इसमें 4 रियासतें मिली थी बड़ी बड़ी। एक आपकी मिली थी मारवाड़, एक आपकी मिली थी मेवाड़, एक आपकी मिली थी बीकानेर, मेवाड़ नहीं, एक आपकी मिली थी जैसलमेर, एक आपकी मिली थी इसमें आमेर यानी जयपुर, आमेर नाम जयपुर नाम पड़ गया था बाद में ना, जयपुर। और एक आपकी रियासत मिली थी इसमें बीकानेर। तो ये बीकानेर रियासत, ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिली। तो जो जयपुर थी, ये जयपुर क्या बनाई गई थी? राजधानी। और जयपुर के शासक कौन थे? तो मानसिंह थे, है ना। मानसिंह सेकंड या सवाई मानसिंह कहूं, मानसिंह सेकंड या सवाई मानसिंह कहूं, ये मानसिंह को बनाया गया था राज प्रमुख। कौन बने राज प्रमुख? मानसिंह बने थे। तो जयपुर में जो वृहद राजस्थान है, ये एकीकरण का कौन सा चरण था? तो ये चौथा चरण था। कौन सा चरण था? चौथा। और चौथे चरण की जो राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी थी? जयपुर को बनाया गया था। कितनी रियासतें मिली थी इस समय? 4 रियासतें मिली थी। कौन कौन सी मिली थी? तो एक तो आपकी मारवाड़ यानी जोधपुर मिली थी, एक आपकी जयपुर मिली थी, एक आपकी जैसलमेर मिली थी, एक आपकी बीकानेर रियासत मिली थी। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे, है ना। और जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो कौन बने थे? तो मानसिंह बने या सवाई मानसिंह बने, है ना। ठीक। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो देखो शेरशाह सूरी ने इस मारवाड़ का शासक था मालदेव। इस मालदेव को कहा जाता है हशमत वाला राजा, हशमत वाला राजा। और इस मालदेव ने 56 युद्ध जीते थे, है ना, 52 युद्ध। इस मालदेव को कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। कितने युद्धों का? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अब देखो शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का एक युद्ध हुआ था जैतारण का युद्ध। कौन सा युद्ध है? जैतारण। जैतारण का जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता किन किन के बीच है? तो ये शेरशाह सूरी, ये युद्ध होता है 1546 को। कब होता है? और डेट की बात करूं तो 5 जनवरी 1546 को युद्ध होता है। इसमें मालदेव के 2 सेनापति होते हैं, एक का नाम है जेता और एक का नाम है कूपा। जेता और कूपा। मालदेव इस युद्ध में डरता भाग जाता है, और जेता और कूपा दोनों मिलकर किससे युद्ध करते हैं? तो इस शेरशाह सूरी से युद्ध करते हैं। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो देखो आपको एक ट्रिक है, गाजर, चीकू, आम। एक है गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, एक है कुंभलगढ़, एक है आपका आमेर। कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 ये 6। तो 6 जो हैं, इन 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना। इनकी हम आगे बात कर लेंगे। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी। देखो रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो नाथावती ने करवाया था। किसने? नाथावती। और ये नाथावती है कौन? तो बूंदी का यह शासक था अनिरुद्ध सिंह। कौन था? अनिरुद्ध सिंह। इस अनिरुद्ध सिंह की क्या थी? ये पत्नी थी। कौन थी? नाथावती। और इसी अनिरुद्ध सिंह ने एक 84 खंभों की छतरी बनवाई है। कितने खंभों की? 84 खंभों की छतरी। कहां बनवाई है? बूंदी में है भाई साहब। 84 खंभों की छतरी है कहां पर? बूंदी में। किसने निर्माण करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने। क्यों करवाया? तो इसका एक पिता था शत्रुशाल। कौन था? शत्रुशाल। और इस शत्रुशाल की याद में इसने क्या करवाया है?
84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है किसने? अनिरुद्ध सिंह ने। और एक है 80 खंभों की छतरी, जो मुंशी महारानी की छतरी है, वो अलवर में, आपकी ध्यान रखना 80 खंभों की छतरी तो अलवर में है, मुंशी महारानी की है। और 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है, किसकी है? तो शत्रु साल की याद में निर्माण करवाया है किसने? अनिरुद्ध सिंह ने। और इसी अनिरुद्ध सिंह की पत्नी जो थी नाथावती, इस नाथावती ने एक रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया, कहां पर? बूंदी में। कहां पर? बूंदी में। और इस बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। ये चीजें भी ध्यान में रख लेना अपने को थोड़ी सी। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर, देखो ये वराह मंदिर जो है ये किसका है? भगवान जो विष्णु था, विष्णु के 10 अवतार हैं, उन विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार है वराह, उस वराह का यानी भगवान विष्णु का ही मंदिर है। निर्माण किसने करवाया है? तो अर्णोराज ने करवाया है। किसने करवाया है? अर्णोराज। अर्णोराज जो है वो किसके पुत्र हैं? तो अजय राज के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? अजय राज के। इस अर्णोराज ने एक आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका झील? आना सागर झील। आना सागर झील है कहां पर? तो अजमेर में ही है ना, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। आगे चलकर एक बादशाह बनेगा, मुगल बादशाह, कौन? जहांगीर। और इस जहांगीर ने यहां पर एक सुभाष उद्यान, यानी सुभाष उद्यान या दौलत बाग की बात करूं तो सुभाष उद्यान लगवाया था। ठीक है। और इस जहांगीर का एक बेटा आएगा आगे चलकर शाहजहां, जिसने यहां पर 12 दरी, कितने दरी? 12 दरी का निर्माण करवाया था। कितने दरी का? 12 दरी का। किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। इस अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। आनाजी के नाम से। किस नाम से? आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखना। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करा, एकमात्र भगवान विष्णु का मंदिर है ना, वराह का मंदिर। वो तो एकमात्र वाला तो वर्मा जी का मंदिर है। वराह मंदिर का निर्माण करवाता है कौन? अर्णोराज। अर्णोराज किसका पुत्र है? अजय राज का पुत्र है ना। ये चीजें भी थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अजय राज की मैंने बात कर ली थी कि अजमेर में चौहान संस्थापक था, चौहानों की स्थापना करता है। पृथ्वीराज चौहान जो था, ये पृथ्वीराज चौहान विग्रहराज चतुर, इसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि थी कटी बांधव, कवि बांधव की भी है ना। चलो, राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत रेखट्यारा था। तो ये जो धुवन को टोंक का है, ये यहाँ का था। ये रामानंद का शिष्य था। जो संत, ये रामानंद का शिष्य था। कौन? धन्ना। ये धन्ना जाट जाति से था। किस जाति से था? तो जाट जाति से था। इसने राजस्थान में अगर धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत की थी, तो ये सबसे पहले श्री गणेश करने वाला था। धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत किसने की थी? तो ये धन्ना ने ही की थी, है ना। धन्ना जाट था। तो आपको ध्यान में रखना है, धुवन टोंक का जन्म, धुवन टोंक में जन्म किसका होता है? धन्ना का होता है ना। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो वेणेश्वर जो मेला है, इस वेणेश्वर मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। कहां लगता है? तो ये डूंगरपुर के गांव है, एक साबला गांव, इस गांव में लगता है ना। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो चार हाथों वाले लोक देवता, देखो हम बात करें, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। और कल्लाजी राठौड़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बात आती है 1568 की। कब की बात है? 1568 में अकबर ने आक्रमण किया था। किस पे? उदयपुर यानी मेवाड़ में। और उस समय मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। और ये उदय सिंह तो क्या करता है, इस चित्तौड़ किले का जो बाहर है ये सौंप कर चला जाता है पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया को, और खुद कहाँ चला जाता है? गिरवा की पहाड़ियों में। लेकिन ये जो है ये पत्ता सिसोदिया के सर के ऊपर, यानी जयमल के जो है, जयमल और ये दोनों आपस में काका भतीजे हैं। तो ये कल्ला जो राठौड़ है, कल्ला राठौड़ अपने काका की जो यहाँ पर है भुजाओं पर बैठकर, यानी इसके कंधों पर बैठकर युद्ध करते हैं। तो जयमल के कंधों पर बैठकर युद्ध करते हैं, और जिस कारण से दूर से अकबर को लगा कि इसके तो चार हाथ हैं, तो चार हाथों यानी कल्ला, इस जयमल के गोली लगी थी, और गोली लगने के कारण जयमल को ऊपर बिठाया था इसने, कल्ला ने। तो इसे लगा कि जयमल कल्ला तो क्या है, चार हाथ हैं इसके, तो इसको कह दिया कि चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़ है ना। ये भी ध्यान रखना। राजा अजमाल किस देवता के पिता, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये जो थे अजमाल जीरा कंवरा, किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे था। क्या नाम था? मेणा दे था। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा होती है उसको क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ।
कामड़िया पंथ। और इस कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको बोलते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 13 ताली नृत्य। रामदेव जी ने अपनी बहन जो थी उस बहन को एक गांव भी भेंट किया था ना। और रामदेव जी ने और क्या किया था, तो इसमें जो रामसा पीर है, इनको रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है ना। इनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। हिंदू जो पूजा करते हैं वो विष्णु का अवतार मानकर, और मुसलमान करते हैं रामसा पीर के नाम से। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहते हैं। किसके? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, यानी सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है इनके जो मेला बढ़ता है, इनके जो मंदिर है उसको। क्योंकि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, एक दिन पहले इनकी बहन जो थी उसने समाधि ली थी। तो रामदेव जी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ना। चारण चर्चाएं क्या अभी, तो ये चारण चर्चाएं ये कहा जाता है कि जो चारण लोकगीत है, करणी माता की जो स्तुतियां हैं, देखो करणी माता के बारे में कहा जाता है भाई, करणी माता के बारे में कहा जाता है कि चारण चढ़ जावे। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, तो ये जो जस्ते का बना हुआ पात्र है, और किसके लिए है, तो पानी के लिए है ना, पानी के लिए है ना, ये भी ध्यान रख लेना। तो आज का जो पहला हमारा मॉडल पेपर था इसमें हमने 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है और उनकी व्याख्या भी की है। तो इसी प्रकार से हम आगे जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी अपने पास में थोड़े दिन बच रहे हैं, तो हम अपना सारा सिलेबस इसके हिसाब से कवर कर लेंगे, ताकि जो भी मोस्ट चीज़ें हैं वो अपने क्या करेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से, और कुछ चीज़ें हम MCQ के माध्यम से क्वेश्चन तो आएंगे, और उसके बाद में जो 4 ऑप्शन है उनको भी हम व्याख्या देख लेंगे। तो हमारे जो भी चीज़ें हैं वो अपनी तैयार हो जाएगी एक बार, और आपको इससे क्या हो जाए अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सहयोग मिले, ऐसा मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।